जरा आवाज आ रही है बेटा? तो अब हम क्या शुरू करेंगे बेटा? थर्ड लॉ फॉर कैप्लर्स थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ किस नाम से जाना जाता है बेटा? लॉ ऑफ टाइम पीरियड। थर्ड लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो हेडिंग डाल लीजिए बेटा, थर्ड लॉ। पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर इसका प्रूफ करेंगे, और बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा डेफिनेटली। चले बेटा, तो यहां पर हमारे पास कैप्लर्स थर्ड लॉ, कैप्लर थर्ड लॉ, दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन, वन रिवोल्यूशन, वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जब प्लेनेट सन के चारों तरफ घूमता है बेटा, तो हर प्लेनेट का कुछ टाइम पीरियड होता है, ठीक है? तो उस टाइम पीरियड का रिलेशन बता रखा है ऑर्बिटल रेडियस के साथ। जिस ऑर्बिट में प्लेनेट घूम रहा है उसके साथ केपलर ने एक रिलेशन बनाया और बताया। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा। तो क्या कहते हैं यहां पर? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन अ प्लेनेट रिवॉल्व इन इट्स ऑर्बिट, व्हेन अ प्लेनेट रिवॉल्व इन इट्स ऑर्बिट, जब प्लेनेट अपने ऑर्बिट में घूमता है, व्हेन अ प्लेनेट रिवॉल्व इन इट्स ऑर्बिट, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड मैंने आपको बताया, टाइम पीरियड इज अ टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। आ जाएगी बेटा, धीरे धीरे आ जाएगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है स्क्रीन में, आ जाएगी, पेशेंस रखो। कभी ऊपर हो जाती हाँ है सर भाई, इमेज, कभी मैं नीचे यही हो पूछ रहा जाती था है। कि सिर्फ मेरे को ही हो रही है कि सबको हो रही है? हाँ, सिर्फ आपकी आ रही है, क्योंकि आवाज भी आप ही की कट रही है, ठीक है ना? आ नहीं जाती सर, है हमें भी बेटा। ब्लर आ रही है आपकी वीडियो। अरे बेटा, मेरे सिग्नल में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपके भी आ सकती है, थोड़ा पेशेंस रखो। हाँ जी सर, हाँ जी। शुरू से ऐसी आ रही है, ये बताओ जरा, शुरू से ऐसी आ रही है या नहीं अभी सर, अभी अभी आना शुरू बस हुई है? सर 1 मिनट भी नहीं हुआ पूरा। फिर तो 1 मिनट पेशेंस नहीं रख सकते भाई? ये कोई नहीं सर, पेशेंट्स हम रख गाइडलाइन सकते हैं, बस मैं जनरल पूछ रहा था। नहीं। नेट रिवॉल्व इन इट्स ऑर्बिट, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली proportional to the cube of semi-major axis. The cube of semi-major axis. Semi-major axis मैंने आपको बताया था, जो बड़ी वाली एक्सिस होती है बेटा, उसका आधा क्या कहलाता है? सेमी मेजर एक्सिस। तो हमारे पास एक ऑर्बिट जिसमें सन फोकस पर, यहां सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस, ए आपकी सेमी मेजर एक्सिस हो गई। ये इसे हम एवरेज एक्सिस भी कह देते हैं, एवरेज डिस्टेंस भी कह देते हैं बेटा। इसेंट्रिसिटी से निकालना चाहिए वैसे तो, पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लिसिटी लाने के लिए नॉर्मल रेडियस मान लेते हैं, ठीक है? आर की ई की वैल्यू 0 मान लेते हैं, इसेंट्रिसिटी 0 मान लेते हैं, ठीक है? और सन को कहां मान लेंगे? सेंटर पर। ऐसा हम एज्यूम करते हैं चीजों को इजी करने के लिए, ठीक है? चीजों को इजी करने के लिए इसेंट्रिसिटी को 0 करते हैं, वरना एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए बेटा, तो यहां क्या कह रहे हैं? स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ क्यूब ऑफ रेडियस। ये आपका रिलेशन क्या कहलाता है? केपलर थर्ड लॉ। केपलर थर्ड लॉ। तो ये हमारे पास बेटा केपलर थर्ड लॉ हो गया। प्रूफ करेंगे इसका। प्रूफ क्या है? फटाफट से स्टेटमेंट लिखो बेटा पहले, फिर मैं इसका प्रूफ आपको कराऊंगा। स्टेटमेंट लिखेंगे पहले, फिर हम इसका प्रूफ करेंगे। आएंगे बेटा, अब प्रूफ क्या है इसका समझिए। देखिए, प्रूफ बहुत आसान है। मान लीजिए एक सैटेलाइट या एक प्लेनेट सन के चारों तरफ घूम रहा है, रेडियस कितनी मान लेंगे? आर मान लेंगे बेटा हम। किसी टाइम पर वो आर रेडियस पर है, तो बेटा एक बड़ा सिंपल सा एक प्रिंसिपल होता है सैटेलाइट या ऑर्बिट का, कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स,
वो किससे बैलेंस होगा? वो बैलेंस होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। बड़ा एक सिंपल सा कंसेप्ट जिस पर सैटेलाइट और प्लेनेट वर्क करते हैं। तो मान लीजिए यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है बेटा? एम आर ओमेगा स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ जी। व्हेन अ प्लेनेट रिवॉल्व, its centrifugal force is balanced by gravitational force. Centrifugal force is balanced by gravitational force. तो ग्रेविटेशनल फोर्स से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस हो जाएगा बेटा। जी एम एम, एम सन का मास है, स्मॉल एम प्लेनेट का मास है, अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम से एम कट गया, जी एम अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर। वी कैन राइट इट, what we can write? We can write ओमेगा, एक मिनट रमन अभी करते हैं बात। तो जी एम अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। टी स्क्वायर आ जाएगा बेटा, टी स्क्वायर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एम। 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम कॉन्स्टेंट है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। दिस इज केपलर थर्ड लॉ। दिस इज केपलर्स थर्ड लॉ। यही केपलर का थर्ड लॉ होता है। बताएं बेटा, अब बताएं मुझे कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, इस लॉ में कहां पर प्रॉब्लम आ रही है किसको? न्यूमेरिकल लिखिए, लिखिए बेटा। टू प्लैनेट रिवॉल्व in a orbit of radius, two planet revolve in the orbit of radius 10 raised to the power 13 and 10 raised to the power 12 meter. 10 raised to the power 13 and 10 raised to the power 12 meter. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो बहुत, बट एग्जाम में आता रहता है इसलिए रिपीट कर रहे हैं। टू प्लैनेट revolve in its orbit of radii 10 raised to the power 13 meter and 10 raised to the power 12 meter. What is the ratio of their time period? What is the ratio of their time period? टाइम पीरियड का रेशियो बताना है बेटा, टाइम पीरियड का रेशियो बताना है। तो हम जानते हैं टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर। T1 10 raised to the power 13, 10 raised to the power 12 होल क्यूब, कैंसिल हो गया, 10 की पावर क्यूब दैट इज 1000। T1 अपॉन T2 का स्क्वायर इज 1000, बट स्क्वायर नहीं पूछा है बेटा। T1 अपॉन T2 इज रूट 1000, दैट इज 10 रूट 10 रेशो 1, 10 रूट 10 रेशो 1। दिस इज द क्वेश्चन। बेटा
एक छोटा सा टॉपिक और देखेंगे। टॉपिक ये है, बीच में छूट गया था, मैंने कई बार सोचा कराऊंगा इस टॉपिक को। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास? दो मास होते हैं बेटा, ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास। डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास। तो दोनों का डिफरेंस लिख लेते हैं, 2 या 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेटरी डिफरेंस नहीं है, बट सिंपल सिंपल से डिफरेंस हम लिखेंगे। तो एक तरफ हम बात कर लेंगे बेटा इनर्शियल मास, इनर्शियल मास, और दूसरी तरफ हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल मास, ग्रेविटेशनल मास। तो इनर्शियल मास क्या होता है? देखिए सबसे पहले तो ये समझो बेटा, इनर्शियल मास ड्यू टू इनर्शिया। जब नाम से ही पता चल रहा है इनर्शिया, जब बॉडी चलती है तो अपनी स्टेट चेंज का अपोज करती है। जब बॉडी चलती है अपनी स्टेट चेंज का अपोज करती है। क्यों करती है? ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से, ड्यू टू मास, मास की वजह से। यानी मास और इनर्शिया दोनों सेम टर्म है। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है और मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वजह से इनर्शिया होता है। तो ये क्या है? सबसे पहले ड्यू टू इनर्शिया, मास ड्यू टू इनर्शिया। और ये क्या है बेटा? ग्रेविटेशनल मास। नाम से इसका भी पता चल रहा है, ग्रेविटेशनल मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब दो बॉडी के बीच में जो पुल लग रहा है उस फोर्स की वजह से। तो ये मास किसकी वजह से होता है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से है। मतलब अगर ग्रेविटेशनल पुल नहीं है तो ग्रेविटेशनल मास नहीं होगा, अगर इनर्शिया नहीं है तो इनर्शियल मास नहीं होगा। लेकिन ग्रेविटेशनल पुल भी होता है और इनर्शियल मास, इनर्शिया भी होता है। अच्छा बेटा, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? एक्सप्लेन कैसे करेंगे? देखिए एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या कहेंगे, F इज इक्वल टू एम ए, फॉर्मूला यूज करेंगे F इक्वल टू एम ए। और यहां कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा? F इज इक्वल टू एम जी। यहां फॉर्मूला यूज करेंगे F इज इक्वल टू एम जी। ये मास है ग्रेविटेशनल मास, ये मास है इनर्शियल मास। m इज इक्वल टू F अपॉन ए। अगर किसी बॉडी पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगाया जाए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करा जाए, देन जितना फोर्स यहां लगाना पड़ेगा, इस मास को कहते हैं inertial mass. The force required to produce an acceleration of 1 meter per second square. Then this mass is called gravitational mass. नहीं, inertial mass. The force required to apply to produce an acceleration of 1 meter per second square is called inertial mass, is called inertial mass. इसे inertial mass कहते हैं बेटा। यहां पर क्या कहेंगे हम? F is equal to mg, m is equal to F upon g। ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल मास। अगर किसी प्लेनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1 मीटर पर सेकेंड है, हमारे प्लेनेट पर तो नहीं है, कहां पर है? तो होगी कहीं पर, कहीं तो होगी। तो वहां पर अगर g की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, तो वहां जितना ग्रेविटेशनल पुल लगेगा किसी बॉडी पर, उस बॉडी को क्या कहेंगे? उस मास को क्या कहेंगे बेटा? उस ग्रेविटेशनल पुल को क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल मास कहेंगे। तो m is equal to F, the force experienced by a body at 1 meter per second square acceleration due to gravity, due to gravity is called gravitational mass, gravitational mass। ठीक है बेटा, ग्रेविटेशनल मास कहते हैं इसे। ठीक है, ये किससे मेजर होता है? इट इज मेजर
बाय स्प्रिंग बैलेंस। ये स्प्रिंग बैलेंस से मेजर होगा। स्प्रिंग बैलेंस समझ रहे हैं, जैसे आपके यहाँ पर गैस का सिलेंडर वाला आता है तो वो गैस नाप कर दिखाता है, स्प्रिंग बैलेंस से, उससे मेजर होगा। ये किससे मेजर होता है बेटा? ये फिजिकल बैलेंस से मेजर होगा। फिजिकल बैलेंस क्या होता है? जिसमें दोनों तरफ तराजू होती है, एक पलड़ा ऊपर एक पलड़ा नीचे, ऐसे वाले तराजू से ये मेजर होगा। इट इज मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस। ये फिजिकल बैलेंस से मेजर्ड होता है बेटा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं किस किस के बीच में? ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास। वैसे दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बट ये हमने ढूंढ लिए क्योंकि क्वेश्चन आएगा बेटा हमारे पास एग्जाम में, तो हमें इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। 2 नंबर के लिए 4-5 डिफरेंस काफी हैं, इतना आपके लिए काम बन जाएगा। ठीक है बेटा।